बिहार में क्या तेजस्वी यादव वर्सेस नीतीश कुमार इस चुनाव में नहीं होगा? क्या तेजस्वी यादव अपनी जो पार्टी है और अपना जो गठबंधन है उसकी तरफ से नेता होंगे कि नहीं होंगे, सीएम फेस होंगे कि नहीं होंगे? नीतीश कुमार पर क्या दांव लगाएगी बीजेपी और एनडीए? और क्या सम्राट चौधरी नया चेहरा हो सकते हैं सीएम फेस के तौर पर? इन सब विषयों पर बात करेंगे। साथ ही चिराग पासवान और चाचा जो पशुपति पारस हैं उनके बीच अगर टक्कर होगी तो कौन भारी पड़ेगा? क्या चाचा टक्कर दे पाएंगे? इन विषयों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी, जिसमें हम बिहार की राजनीतिक चर्चाएं आपको बताते हैं। और रोज की तरह हमारे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, ये दो चेहरे नजर आते हैं मुख्य तौर पर जब चुनाव के लिए देखा जाए, सीएम फेस के तौर पर, लीडर के तौर पर। मगर काफी कुछ पक रहा है बिहार में अभी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिले हैं, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं क्या सीएम फेस को लेकर बात बनी कि नहीं बनी। नीतीश कुमार को लेकर लंबे समय से बहस चली आ रही है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर तमाम जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं, ऐसे में क्या वो चेहरा होंगे कि नहीं होंगे? उनके बेटे तक ये बात कह चुके हैं भाई कि उनको सीएम फेस घोषित करो साफ तौर पर। तो बहुत सारी बातें हैं जो लगातार चल रही हैं। ऐसे में ये कह पाना कितना सही है कि आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव होगा या नहीं होगा? देखिए, इसको लेकर के संशय तो बरकरार है। कहानियां दोनों तरफ से बड़ी दिलचस्प होती जा रही हैं। अब आज देखिए, तेजस्वी यादव दिल्ली आते हैं और दिल्ली आते हैं तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलते हैं। राहुल गांधी को अहमदाबाद जाना था, ये बात आप जान लीजिए, लेकिन राहुल गांधी अहमदाबाद जाने में विलंब कर देते हैं। 3 बजे उनको, आज दोपहर 3 बजे उनको अहमदाबाद में होना था, लेकिन वो प्रोग्राम पोस्टपोन कर देते हैं और तेजस्वी यादव से मिलते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस तेजस्वी यादव को महत्व नहीं दे रही है या सीरियसली नहीं ले रही है, ऐसी बात तो है नहीं। लेकिन मामला कहीं पर फंसा हुआ, और वो मामला कहां पर फंस रहा है वो हम अपने दर्शकों को 3 बजे बताएंगे कि दरअसल क्या मामला फंस रहा है। पर इतनी बात तो तय नजर आ रही है कि सीएम को लेकर के अभी बात बनी नहीं है कि सीएम का उम्मीदवार कौन होगा। राजेश राम बाहर आते कहते हैं 5 मुद्दे हैं, अलग अलग तिथि पर बातचीत होगी और उसके बाद हम बता पाएंगे आपको विस्तार से कि क्या है। और जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा, अरे आपको सीएम उम्मीदवार की बड़ी चिंता है, हम लोग मिल बैठ करके बात कर लेंगे। मतलब एक बात साफ है कि आज की मीटिंग पर इस पर कोई कंसेंसस नहीं हुआ, कोई तरह की बात कोई तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। तो यह समझ लीजिए कि कांग्रेस के तरफ से दबाव क्या है। देखिए, मेरी जो जानकारी है, कांग्रेस को माफ करिएगा, तेजस्वी यादव को एक्सेप्ट करने की कोई दिक्कत नहीं है, पर कांग्रेस उसके एवज में कुछ चाहती है और कांग्रेस उसके एवज में रेस्पेक्टेबल भूमिका चाहती है, अपने कुछ नेताओं को अकोमोडेट कराना चाहती है, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद में परहेज है। तो इन तमाम बातों के चलते आज बात पूरे तरीके से हो नहीं पाई है। पर यह बात आप जान लीजिए कि अभी तक तो संशय बरकरार है ना कि तेजस्वी होंगे कि नहीं होंगे, और यही कमोबेश स्थिति एनडीए में भी है। देखिए, नायब सैनी पहुंचे और उन्होंने कह दिया कि हमारा विजय जुलूस फहरते रहना चाहिए, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हम विजयी होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद से बातें बहुत ज़्यादा इधर उधर होने लगी, वो कही जाने लगी। नीतीश कुमार से कल मिलने विजय चौधरी पहुंचे, जेडीयू को बातें बुरी भी लगी, पर जेडीयू क्लैरिफाई करने बाहर आया, जेडीयू के प्रवक्ताओं ने इस बात का जवाब दिया। तो अब इस बात को लेकर के संशय तो बना हुआ ना कि क्या नीतीश बनाम तेजस्वी होगा भी नहीं होगा। दोनों दल में नीतीश और तेजस्वी को लेकर के पिक्चर बहुत साफ नहीं है। ऐसे कहने को कहते हैं हाँ यही होगा, लेकिन 1 ना 2 दिन बाद कोई ना कोई नेता इस तरह का बयान दे देता है जिसके बाद लगता है कि जरूर पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, अश्विनी चौबे ने कह दिया कि उप प्रधानमंत्री इनको बनाया जा सकता है, दिल्ली जा सकते हैं। तो समझ लीजिए कि इस तरह की बातें जब आती हैं तो निश्चित तौर पर कई तरह का संशय, मन में शंका पैदा होती हैं। वैसे सम्राट चौधरी ने खुद क्लियर किया, पार्टी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्लैरिफाई किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या
क्लैरिफिकेशन का मतलब क्या है और बार बार कंट्रोवर्सी का मतलब क्या है? क्या इस पर कहीं कोई शक है? किसी तरह की बात पर्दे के पीछे अंदर खाने चल रही है? आपको याद होगा नीतीश कुमार के बेटे ने भी कह दिया था कि पिताजी को सीएम का उम्मीदवार बताया जाना चाहिए। तो ये मांग उन्होंने भी रख दी थी कि तो निशांत ने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद ये शक और गहराने लगा कि आखिरकार निशांत के मन में इस तरह की बातें क्यों आ रही हैं। इसलिए बहुत तरह की बातें चल रही हैं। देखिए आगे क्या होता है। महागठबंधन में भी बहुत उठापटक है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के एनडीए में भी बहुत सारी चिंताएं हैं। नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात हो रही है, पर क्या मुख्यमंत्री वही होंगे, इसको लेकर के शक तो गहराता जा रहा है। सम्राट चौधरी का क्या है, दांव उन पर लगाएंगे और उनको ले वो क्या पूरी पार्टी को लेकर साथ में चल पाएंगे? जेडीयू क्या तैयार होगी? ये चुनाव के पहले हो जाए या चुनाव बाद होगा? एक बात मैं बहुत साफ तरीके से जो देख पा रहा हूं और उसको मैं आपको बता सकता हूं कि सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं। तो जो बीजेपी का ये दाव है कि कोयरी और कुर्मी, तो कोयरी मतलब कुशवाहा। नीतीश कुमार अभी तक सीएम थे। अगर नीतीश सीएम नहीं होंगे तो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि सम्राट चौधरी ही सीएम होंगे। ये ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है। इसकी बड़ी वजह यह कि सम्राट चौधरी भी ओबीसी से आते हैं। बीजेपी चाहेगी कि कुशवाहा उसका कोर वोटर बने और इसलिए सम्राट चौधरी को नेतृत्व दिया गया है। जिस तरीके से सम्राट चौधरी अभी बीजेपी के नेता तो वही हैं, उपनेता सदन में वही हैं, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि बीजेपी की नज़र उन पे है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ऐन वक्त पर बीजेपी बहुत कुछ उथल पुथल कर देती है, पर फिलहाल देख करके ऐसा ही महसूस हो रहा है कि अगर नीतीश नहीं बनते तो दूसरा नाम अगर किसी का आता है तो वो सम्राट चौधरी का ही आता है और उसकी संभावना मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है। इसलिए मैं सम्राट चौधरी को अगले सीएम के तौर पर देख रहा हूँ। बिल्कुल, तो दिलचस्प होने वाला है ये बात भी कि भाई आखिर चुनाव आते आते दोनों जो मुख्य दल हैं और जो गठबंधन है उनका नेता कौन होगा, सीएम फेस कौन होगा, क्योंकि अभी तो रस्साकशी लगातार चल रही है। एक रस्साकशी और चल रही है बिहार में, जिससे लोग लगातार रूबरू हो रहे हैं। चाचा भतीजे की जो लड़ाई है वो लंबे समय से चली आ रही है और पशुपति पारस अभी बोल दिए कि उन्होंने एनडीए छोड़ दिया, एनडीए में वो नहीं है। उनका कहना है कि वो सभी सीटों पर 243 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे। तो सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान को कितना सहज करेगा ये फैसला, वो क्या वाकई वो किसी का नुकसान कर पाएंगे? देखिए, चिराग पासवान ने तो इनको पटकनी लोकसभा चुनाव में ही दे दिया था जब एलजेपी-आर के असली बारिश एनडीए के द्वारा वही एक्नॉलेज किए गए। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि उनके 5 एमपी चुनाव मैदान में उतरे, 5 जीत गए, तो स्ट्राइक रेट भी उनका बहुत बढ़िया माना जा रहा है। उसके बाद उनको मंत्री पद भी मिला, प्रधानमंत्री के हनुमान भी कहे जाते हैं। तो एक तरीके से दिवंगत नेता रामविलास पासवान के विरासत पर अगर आप नज़र डालें तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि चिराग पासवान ने उनके विरासत को पूरे तरीके से संभाल लिया। पर अब सवाल ये उठता है कि दरअसल चिराग पासवान के विरोध में पशुपति पारस खुलकर के मैदान में आ गए। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि संपत्ति को लेकर के लड़ाई हुई। जो चिराग की दूसरी मां हैं, जो रामविलास पासवान की पहली पत्नी हैं, उन्होंने पशुपति पारस पर बहुत तरह के आरोप लगाए और उसके बाद जो ये जमीन जायदाद की लड़ाई ऐसे दिखाई पड़ी कि बिहार से लेकर के दिल्ली तक पहुंचने वाली है। तो एक बात तो बहुत साफ नजर आता है कि जो दिवंगत नेता रामविलास पासवान का वोट बैंक है, उसको लेकर के अब परिवार में भीतरी कलह जो है वो शिखर पर है, चरम पर। और वो चरम पर इस तरीके से है कि लोकसभा चुनाव में भतीजे ने चाचा को पटक दिया। लोकसभा चुनाव से पहले चाचा और उनके सहयोगियों ने, मतलब कुल मिलाकर के 5 सांसद ने चिराग पासवान को पटक दिया था। चाचा मंत्री भी रहे, पशुपति पारस। अब ये विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में दरअसल ये तय हो पाएगा कि पशुपति पारस क्या वाकई पासवान के वोटर्स में अपनी पकड़ रखते हैं, अपनी पैठ रखते हैं। उसकी एक पहचान तो हो पाएगी। दरअसल हम आपको बता दें कि जिस तरीके से चिराग पासवान को देखने के लिए अभी कुछ दिनों पहले बाढ़ में मोकामा में भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसको देख करके लगता है कि उनकी लोकप्रियता तो साथ में आसमान पर है। उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है।
वो बोलते भी बढ़िया है, वो जहाँ खड़े होते हैं भीड़ भी बहुत अच्छी होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पशुपति पारस, खास तौर पर जो ये पासवान समाज है जिसका तकरीबन 5% वोट माना जाता है, क्या उसको अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब हो पाएंगे? किस हद तक कामयाब हो पाएंगे, सेंधमारी कर पाएंगे? क्योंकि अगर आप बीजेपी की बात करें, एनडीए में तमाम घटक दल ये मानता है कि पासवान समाज पर पूरे तरीके से पकड़ चिराग पासवान का है। तो चिराग पासवान के सामने लालू प्रसाद यादव पशुपति पारस को भी सामने खड़ा कर रहे हैं। ये आप देखिए, प्रिंस पासवान जो कि रामचंद्र पासवान के बेटे हैं, वो भी पशुपति पारस के साथ होंगे। सूरजभान सिंह जो इस गठबंधन के, मतलब इस पार्टी के बैकबोन माने जा रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल हेल्प वो करेंगे, हर तरह की मदद वो पहुंचाएंगे, लॉजिस्टिक्स वो सपोर्ट करेंगे, रिसोर्सेज वो देंगे। तो वो किस तरीके से वोट को अपनी तरफ साध पाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सूरजभान सिंह की भूमिका भी बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। जो सूरजभान सिंह अपने भाषण में कल कहते हैं कि वो दिवंगत नेता रामविलास पासवान को भगवान की तरह देखते थे, मानते थे, उनका भरोसा था, विश्वास था। ऐसे में सूरजभान सिंह का ये कहना कि बहुत बात है जो हम बोलना नहीं चाहते हैं, ये लड़ाई इस हद तक पहुंच गई है, ये ख़त्म हो जाती तो अच्छा होता, सब लोग एक साथ मिलकर चलते तो बढ़िया होता, हम बहुत बात अभी खोलेंगे नहीं, बाद में बोलेंगे। तो सवाल उठता है कि वो क्या खोलना चाहते हैं, क्या उनके पास जानकारी है, वो बाद में बोलने की बात क्यों कर रहे हैं, कितनी सीटें लालू प्रसाद उनको दे रहे हैं और कितनी सीटों पर उनकी जीत होगी। ये जबरदस्त परीक्षा होगी पशुपति पारस की, ये जबरदस्त परीक्षा होगी सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह जो कि नवादा से एमपी थे, उनकी। ये जबरदस्त परीक्षा होगी प्रिंस पासवान की, ये जबरदस्त परीक्षा होगी सूरजभान सिंह की। दरअसल जिस वोट बैंक की लड़ाई है, उस वोट बैंक की लड़ाई में चिराग पासवान फिलहाल बहुत आगे दिखाई पड़ रहे हैं। और अब पशुपति पारस कह रहे हैं कि जहां उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा वहां वो नहीं जाएंगे। तो ये भी सच बात है कि एनडीए ने कहा उनको सम्मान देगा, पर एनडीए ने कुछ दिया नहीं, लोकसभा में सीट दिया नहीं, अब उनको जमीन पर उतरना पड़ रहा है, रामविलास पासवान के विरासत की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। उस लड़ाई में वो किस हद तक कामयाब होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार में इस बार कई सारी ऐसी छोटी छोटी पार्टियां होंगी जो एनडीए और महागठबंधन के बीच की लड़ाई को काफ़ी दिलचस्प बनाएंगी, क्योंकि विधानसभा में आप जानते हैं 1000 वोट, 500 वोट, 300 वोट, 200 वोट, 66 वोट से हार और जीत हुआ है। आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि पिछली बार तेजस्वी यादव महज 12,000 वोट कम पाने की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो ये आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस बार की लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। पशुपति पारस किस हद तक चिराग पासवान को नुकसान पहुंचाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। जैसे कि उन्होंने कह दिया कि 243 सीटों पर लड़ेंगे, आप कह रहे हैं कि लालू यादव उनको कितनी सीटें देंगे ये देखने वाला होगा। बात चल रही है अंदर खाने। देखिए, कहा जा रहा है कि 17 तारीख को जब महागठबंधन के जितने घटक दल हैं सभी लोग बैठेंगे, उसमें अगर पशुपति पारस को बुलाया जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि महागठबंधन की तरफ से उनको एक घटक दल के तौर पर देखा जा रहा है। अब घटक दल के तौर पर देखा जा रहा है तो वो भी अपनी बात रखेंगे, अपनी बात करेंगे। 243 सीट पर लड़ने की बात करना, देखिए बोलने में तो कुछ जाता नहीं है, और पॉलिटिशियंस अक्सर चुनाव से पहले इस तरह की बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि महागठबंधन में भी इनको 5 सीट से ज्यादा मिलने जा रहा है। तो सवाल ये उठता है 5 सीट भी मिल जाए तो बहुत होगा। तो सवाल ये उठता है कि 5 सीट, और इनके पास कोई चॉइस भी नहीं है, कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि महागठबंधन ये 5 सीट से कम भी देगा तो ये कहेंगे कि नहीं मैं उधर जा रहा हूँ, एनडीए हमें बुला रहा है। इस तरह की तो कोई संभावना है नहीं। इसलिए इनको वही बात माननी पड़ेगी जो लालू प्रसाद चाहेंगे, इनको वही करना पड़ेगा जो तेजस्वी यादव चाहेंगे। इसलिए जब आप मर्सी पर राजनीति कर रहे होते हैं किसी की मर्सी पर, तो आप बार्गेन करने की स्थिति में नहीं होते जी। और जब आप बार्गेन करने की स्थिति में नहीं होते हैं तो पॉलिटिक्स में कोई चीज खैरात में नहीं मिलता।
पॉलिटिक्स में आपको मौका देखना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी देखना पड़ता है, अपनी परिस्थितियों का आकलन सही तरीके से करना पड़ता है, और अपनी परिस्थितियों का आकलन सही तरीके से करते हुए अगर आप अपनी मांग रखते हैं तो आप सफल होते हैं, आपकी मांगें मानी जाती हैं। और अगर आप अपनी परिस्थितियों का आकलन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं और मांग उलूल जुलूल रखते हैं तो आपका घटक दली आपका मजाक उड़ाता है, आपको उस तरह की सीटें नहीं देता। और ख़ास तौर पर तब जब पशुपति पारस के सामने कोई विकल्प नहीं है, लालू प्रसाद ही अंतिम सहारा है। लालू प्रसाद सहारा देंगे और उसमें पशुपति पारस 5 सीट, जो मेरी जानकारी है 5 बहुत बोल रहा हूँ, हो सकता है उससे भी कम हो, तो अगर 5 सीट देते हैं तो उसमें किस तरह का इनका परफॉर्मेंस होता है, जीतते हैं, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि एक घटक दल के तौर पर महागठबंधन में इनको जगह मिला है और इसी में ये सम्मानित महसूस कर रहे होंगे। लालू प्रसाद ने ऐन वक्त पर इनको अपने साथ बुला लिया है क्योंकि राजनीति में बिल्कुल अलग थलग दिखाई पड़ रहे थे। चिराग पासवान ने उनको बिल्कुल अलग थलग करके एक तरीके से उस समय का बदला लिया जब पशुपति पारस चिराग पासवान को छोड़ करके और उसके बाद 5 एमपीज के साथ एनडीए में मिल गए थे और खुद मंत्री बन गए थे। तो इसलिए अब चिराग पासवान को जवाब ये जनता की अदालत में जा कर के देना चाहते हैं। तो इसमें इनको किस तरह से कामयाबी मिलती है ये तो चुनाव का परिणाम ही बता पाएगा। बिल्कुल, चुनाव का परिणाम तो बहुत कुछ बताने वाला है बिहार का आने वाले वक्त में। बाकी तमाम ऐसे सवाल भी हैं जिनके जवाब जनता जानना चाहती है, जैसे कि सीएम फेस कौन होगा, दोनों ही जो मुख्य गठबंधन है उनका, और जो सीटों का बंटवारा होगा वो कैसा होगा। तो आज के राग बिहारी में इतना ही। लगातार बिहार के तमाम राजनीतिक अपडेट्स पर हमारी नज़र बनी रहती है। ये जो चिराग पासवान और उनके चाचा का झगड़ा है, इस पर आपका क्या सोचना है और कौन 20 पढ़ने वाला है, कौन 19, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।